नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कार्ज। मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर मेरे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट कुमार साई प्रीतम, जिन्हें मैं बहुत ही आशा और उम्मीद से हमेशा देखता हूं कि आगे फ्यूचर में बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर की तरह अपना नाम स्थापित करेंगे। और कितनी अच्छी समझ उन्हें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की है वो इस वीडियो के अंत तक आते आते आप समझ जाएंगे। एक ऐसा विषय जो हमारे सभी 100% लोगों के जीवन से बहुत गहराई तक संबंध रखता है, उसके विषय में वो आज हमें यहाँ बात करने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज की हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है डायग्नाइजिंग आई प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजिकली। हम जब कभी भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं सब सीधा हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, इन सब जगहों पे चर्चा हो जाती है, मगर आंखों को सब छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर आंखों की रोशनी चली गई तो चाहे जितने भी मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हमको दे दें, हम उसको पूर्णतः उपभोग कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनी कितना भी सही हो। तो आज हम इन आई प्रॉब्लम्स को एस्ट्रोलॉजिकली कैसे परफेक्टली डायग्नोज करें और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के सहित इस विषय पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी कंटेंट है। एनाटॉमी ऑफ आई से शुरू करेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ आई देखेंगे, कैसे हम देखते हैं एक चीज को, फिर कॉमन प्रॉब्लम्स इन आइज देखेंगे, फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स देखेंगे जैसे कि हम आई की डायग्नोज कर सकें डिजीज को, फिर 4 एग्जांपल लेंगे, 4 डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, एक में ब्लाइंडनेस, एक में ग्लाइकोमा, एक में कैटरेक्ट और आखिर में मायोपिया के ऊपर देखेंगे। और रेमेडियल मेजर्स इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हेल्दी आई के लिए हम रोज क्या क्या एक हैबिट बना सकते हैं उसको भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ आई। मुझको पता है बहुत लोग इसको स्किप करने वाले हैं, मगर इसको करिएगा मत, क्योंकि अगर हम आंखों के बेसिक को नहीं जानेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी किस काम का। तो पहले बेसिक पढ़ते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे। देखिए, पहला वर्ड स्क्लेरा क्या है। हम अगर आईबॉल को देखेंगे, हमारे आंखों को, मिडिल में एक डिस्क वाला पोर्शन है, मगर उस डिस्क वाले पोर्शन के इर्द गिर्द जो व्हाइट वाला पोर्शन रहता है वो स्क्लेरा होता है, जो कि एक टफ फाइब्रस टिश्यू है। ये आंखों को एक ना मजबूती देता है और जिसको टिश्यू के अंदर ये एक स्ट्रेंथ देता है ताकि इजिली डैमेज ना हो। कॉर्निया क्या है, देखिए ये जो सेकंड वाला फिगर है, एक हमारा आंखों का डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक डोम शेप्ड लेयर रहता है जिसका बेस सर्कुलर होता है। ये क्या करता है, आंखों का जो वो डिस्क वाला पोर्शन है जिसको आइरिस और प्यूपिल बोलते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और बाहर से जो किरणें आती हैं, उन मैक्सिमम किरणों को जितना आंखों के अंदर घुसना चाहिए वो उसको कंट्रोल करता है कि प्यूपिल के अंदर प्राइमरीली कितने किरणें जाएंगी। दो टर्म है आइरिस और प्यूपिल। ये क्या है, देखिए हम देखते हैं ना किन किन की आंखों का जो डिस्क है, किसी का पूरा ब्लैक रहता है, किसी का ब्राउन, फॉरेनर्स का ब्लू व्हाइट ऐसा रहता है। ये जो डिस्क वाला पोर्शन है वो आइरिस है। आइरिस क्या करता है, आइरिस के सेंटर में जो छोटा सा ब्लैक होल टाइप का एक देख रहे हैं ना, वो प्यूपिल होता है। जितने किरणें हमारे आंखों में जा, आइरिस क्या करता है, उस प्यूपिल की जो डायमीटर है उसको छोटा बड़ा करता है। जिसके हिसाब से ज्यादा किरणें चाहिए होगा तो ज्यादा खुलेगा, कम किरणें चाहिए होंगी तो कम खुलेंगी। ये मेजर करता है कि कितने किरणें हमारे आंखों को चाहिए, वो ये प्यूपिल को कंट्रोल करने में लगा देता है। फिर आती है आई की लेंस। जैसे चश्मे की लेंस होता है वैसे ही हमारे प्यूपिल के बाद लेंस रहता है। प्यूपिल में आई के अंदर जो है रोशनी घुसी, लेंस एक बायकन्वेक्स लेंस है, वो क्या करता है, इन किरणों को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके वो रेटिना पे डालेगा। अब लेंस और रेटिना के बीच में एक तरल पदार्थ विट्रियस ह्यूमर रहता है, हमारे आंखों की जो राउंड शेप है वो मेंटेन करके रखता है। ये रेटिना क्या है, आंखों के पीछे एक लेयर होता है, वो क्या करता है, एक लाइट सेंसिटिव लेयर है। जो किरणें इन पर अगर आती हैं तो वो उसमें जो फोटो सेंसिटिव जो मेटेरियल्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, वो उस लाइट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया रखते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, रेटिना का जो सेंटर वाला पार्ट है वो मैकुला है। जब कभी भी कोई किरणें
रेटिना पर आएंगे। रेटिना का प्राइमरी फंक्शन है कि हमको फाइन ट्यून करना है एक चीज को, कितना क्लैरिटी में वो दिख रहा है। मैकुला इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रेटिना क्या करता है, फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, जो नर्व होता है वो क्या करता है, रॉड्स और कोन्स में बना रहता है, जो मेनली लाइट रेज जो आता है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। अब उसने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो रेटिना से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी करता है और ब्रेन तक लेता है, और ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम अच्छे से क्लैरिटी के साथ उसको देख पाते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ आई। ठीक है, हमने जो पढ़ा 2-3 स्लाइड में, कंक्लूजन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है पेड़। अब इनमें किरणें आई, पहले कॉर्निया में आई। देखिए कॉर्निया में थोड़ा सा ना वो कन्वर्ज हो रहा है ताकि वो प्यूपिल में घुस पाए। अब प्यूपिल के थ्रू वो लेंस में आए, एक बाई कन्वेक्स लेंस है, तो वो जो इमेज प्रोड्यूस करेगा, फोकस करेगा रेटिना के ऊपर, रियल और इन्वर्टेड इमेज, पलटा हुआ इमेज। देखिए वो यहाँ पे ट्री पलट गया है, एक्चुअली में रेटिना में वो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब रेटिना उस इमेज को, उसमें जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उसको वो कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कन्वर्ट किया, ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर ब्रेन तक ले जाएगा। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल इस सिग्नल को पढ़ेगा और बोले कि नहीं ये इमेज उल्टी है, इसको मेरे को सीधा करना है, तो वो उसको स्ट्रेट करके प्रोड्यूस करके हम एक इमेज की जो रियल व्यू है वो हम इजीली देख पाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व व्हिच इज कनेक्टेड टू द रेटिना। अब देखिए हेल्दी आई क्या है, हेल्दी आई में लेंस के थ्रू, आंखों के लेंस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन जा रही है किरणों की, वो रेटिना पे कन्वर्ज फोकस होता है। बट जब कभी भी रेटिना के ऊपर वो इजीली फोकस नहीं हो पाता अच्छे से, उसमें हम आई प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि पहला है नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पास की चीजें बहुत बढ़िया से दिखेंगे, जब दूर की ऑब्जेक्ट आएगी उसकी जो किरणें लेंस के थ्रू जब फोकस होगा वो रेटिना पे नहीं होकर रेटिना के पीछे वाला आई, सामने उसके फ्रंट में जो आई मसल्स है उनमें वो फोकस हो जाएगा। क्योंकि रेटिना फाइन ट्यून करता है इमेज को, जब रेटिना कहीं वो नहीं गिर रहा है तो हमको वो दिखेगा भी नहीं, ब्लरी विजन आता है, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। दूसरा है हाइपरोपिया, जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या है कि दूर की चीजें बढ़िया दिखती हैं, जब वो पास की ऑब्जेक्ट आएगी तो उसको जो लेंस फोकस करेगा वो रेटिना के पीछे करेगा। जब पीछे कर दे रहा है तो उसके वजह से क्या होता है कि वो इमेज भी हमको ब्लरी टाइप का दिखता है। इसका मेन रीजन क्या है कि हमारा जो कॉर्निया है, जो डिस्क को एक डोम शेप्ड सर्कुलर बेस का कवर करके रखता है, वो अगर लॉन्गर हो गया तो मायोपिया रिजल्ट दे देता है। मगर वही कॉर्निया अगर थोड़ा सा फ्लैट हो गया तो वो हाइपरोपिया डिजॉर्डर हमको दे देता है। अब एस्टिग्मेटिज्म, देखिए कॉर्निया वो जो डोम स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, किरणों को प्यूपिल में कितना घुसेगा वो कंट्रोल करता है। अब क्या है कि उसी का शेप अगर सर्कुलर से अंडाकार हो गया एलिप्टिकल, तो वो क्या करेगा, जितने किरणें घुस रहे हैं वो इजीली लेंस पे फोकस नहीं हो पाएगा। अगर लेंस पे किरणें स्कैटर्ड मैनर में घुस रहे हैं तो वो जो फोकस करेगा मल्टीपल पॉइंट पे वो फोकस कर देगा, तो एक इमेज का हमको दो दो पार्ट दिख सकता है, ब्लरी दिख सकता है। इस डिजॉर्डर को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। चौथा है कंजक्टिवाइटिस। वो क्या है देखिए, पहले कंजक्टिवा पढ़ते हैं, वो क्या है, आंख है आईबॉल, और आंखों के जो आईलिड है वो, आईलिड आंखों को प्रोटेक्ट करता है। इन दोनों को जो कंजंक्ट करता है, जो मिलाता है, वो है कंजंक्टिवा। जब कोई बैक्टीरियल हो या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से कंजंक्टिवा में एलर्जीज आ जाते हैं तो आंखों से पानी गिरना, दर्द होना, ये सब शुरू हो जाता है। इसी को हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब रेटिनल डिटैचमेंट, देखिए रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, रेटिनल लेयर है आंखों के पीछे, ये जब जब कभी भी ये सेपरेट हो जाता है इसके टिश्यूज आंखों से, तो ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू इमेज को ग्रहण करने में। अगर यही डिटैच हो गया आंखों से तो जो लेंस फोकस कर रहा है इमेज, वो कभी भी हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसका वजह से परमानेंट विजन लॉस दे देता है। छठी जो डिजॉर्डर है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। वो क्या है, जब कभी डायबिटीज होता है तो शुगर में, ब्लड में
शुगर की लेवल बढ़ जाती है, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या तो वो स्वेलिंग होकर लीक हो जाएंगे या फिर प्रिवेंट हो जाता है ब्लड फ्लो, जिसका वजह से क्या होता है, बर्स्ट आउट हो जाता है, आइदर बर्स्ट आउट हो जाएगा या फिर रेटिना के ऊपर भी ब्लड वेसल ग्रो हो जाएगा, जिसका वजह से जो भी किरणें आ रही हैं वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और आई की वो परमानेंट डैमेज दे देता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसीलिए डायबिटीज भी एक आदमी को अंधा बना सकता है, ये आप जान लीजिए। अब आती है कैटरैक्ट। देखिए हमारा जो आंखों के लेंस है ना, स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। कैटरैक्ट में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे वो लेंस के ऊपर एक परत जमा देते हैं, जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं। किरणें जो फोकस हो रही है रेटिना पे लेंस के थ्रू आ रहा है, अगर लेंस के ऊपर परत जम जाता है तो सरल रेखा में ना आके ये स्कैटर्ड फॉर्मेट में रेटिना पर आएगा। जब स्कैटर्ड फॉर्मेट में आएगा तो एक ऑब्जेक्ट हमको स्कैटर्ड तरीका से दिखेगा, क्लैरिटी रहेगी ही नहीं, जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं, जो कि एज के साथ भी डेवलप हो जाता है। अब है आठवां, ग्लैकोमा। हमने कॉर्निया पढ़ा, जो आइरिस को प्रोटेक्ट करके रखता है, आइरिस और प्यूपिल को। ये कॉर्निया और आइरिस प्यूपिल के बीच जो एक लिक्विड रहता है, एक्वियस ह्यूमर जिसको बोलते हैं, फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है, अगर वो जरूरत से ज्यादा डेवलप हो जाए तो वो एक, जो चीज ज्यादा डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप करता है, वो एक इनवर्ड प्रेशर जो डेवलप करता है, वो आंखों के बीच विट्रियस जो लिक्विड है उसके थ्रू प्रोपागेट होके हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, जो कि कनेक्ट है हमारे रेटिना के साथ, उसको डैमेज करता है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो रेटिना से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बना रहा है, फोटो रिसेप्टर्स, वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया, तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, ये परमानेंट ब्लाइंडनेस दे देता है। इसके लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, इससे बचकर रहना चाहिए। अब हमारे आंखों के ऊपर बेसिक समाप्त हो गई, एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। क्या क्या देखना है, सबसे पहले सूर्य डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है, राइट आई फॉर मेल एंड लेफ्ट आई फॉर फीमेल है। अगर चंद्रमा की बात करें, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि वो सूर्य से किरणें लेता है, उसकी खुद की किरणें तो है नहीं, तो ये लेफ्ट आई फॉर मेल है, राइट आई फॉर फीमेल है। मरकरी जितने नर्वस सिस्टम का कारक है, शुक्र जो है वो शाइन ग्लिटर, एक चीज का रिफाइनमेंट जो है वो देता है। फर्स्ट हाउस हेड, सेकेंड हाउस राइट आई, 12th हाउस लेफ्ट आई, ये मेन पैरामीटर्स हैं। अगर इनमें हमको एक्सप्लेनेशन ना मिल रहे हैं तो तीन सेकेंडरी पैरामीटर हैं, वो क्या क्या है, एरीज साइन, काल पुरुष के कुंडली में फर्स्ट हाउस है, टॉरस साइन काल पुरुष के कुंडली में सेकंड हाउस है, पाइसेस साइन काल पुरुष के कुंडली में 12th हाउस है। अगर इनमें से मल्टीपल पैरामीटर्स कोई नेचुरल मेलिफिक के द्वारा या फिर त्रिक भावों के स्वामी को द्वारा एफ्लिक्टेड हो जाए, कोई एक नहीं मल्टीपल पैरामीटर्स, तो ये हमको आई डिजीज देने में सक्षम है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, ये एस्ट्रो डेटाबेस से लिया गया है और मैंने इनका बर्थ टाइम भी रेक्टिफाई किया था, सही आ रहा है, इसके वजह से मैंने ये लिया था बर्थ टाइम डाल के। तो इनका जो जन्म हुआ है टेक्सास यूएसए में हुआ है, आयनाम सबने ट्रू लहरी लिया है, लगन है इनका 11 डिग्री 45 मिनट कैंसर। इनको क्या हुआ, ये टाइमिंग नहीं दिया है, हम इस पर योग चेकिंग करेंगे क्या क्या है। इनके पीठ में चाकू से वार किया गया था 6 से 7 बारी, जिसके वजह से इनके ब्रेन को ऑक्सीजन शॉर्टेज होने की वजह से आंखों में परमानेंट ब्लाइंडनेस आ गई थी। उसके बाद कैसे हुआ, सबसे पहले भाव चेकिंग करेंगे। पहला भाव, इनका फर्स्ट हाउस में दो मेलिफिक है, बेलिफिक इन्फ्लुएंस कुछ है ही नहीं, और फर्स्ट भाव का जो स्वामी है चंद्रमा राहु से पीड़ित है, फर्स्ट भाव एप्लिक्सर में आ गया, जो कि है हेड, ऑक्सीजन हेड तक नहीं पहुंच पाया था इनका। दूसरी चीज हम सेकंड भाव को देखेंगे, सेकंड भाव का स्वामी है सूर्य, खुद केतु से पीड़ित है, सेकंड भाव पाप कर्तरी में है, बेनिफिक दृष्टि है मगर इसका भावे से पीड़ित है, तो ये कितना देर तक जाएगा, इसका वजह से सेकंड हाउस भी पीड़ित है। 12th हाउस को लेते हैं, अगर 12th हाउस को लेंगे तो वहां पे जेमिनाई साइन है, हम देख के खुश हो गए, भाई 12th हाउस में कुछ है नहीं, मगर शनि की दृष्टि जो कि सबसे आकारक है इस कुंडली में, 10th दृष्टि 12th हाउस पे है। 12th लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में बैठ के पाप कर्तरी के अंदर है, तो तीनों भाव पीड़ित हुए। अब कारक ग्रह पे आते हैं, सूर्य केतु के साथ है विदाउट एनी बेनिफिक इन्फ्लुएंस पीड़ित, चंद्रमा राहु के साथ है विदाउट एनी बेनिफिक इन्फ्लुएंस पीड़ित, मरकरी विनस दोनों को देखें, दोनों पाप कर्तरी में। जुपिटर की दृष्टि है, थोड़ा सा बचाव है, मगर
भाव पीड़ित है, सोर्स ऑफ लाइट ही पीड़ित है। अगर सोर्स ऑफ लाइट ही पीड़ित हो गया, सन एंड मून, दिखेगा क्या? ब्लाइंडनेस। इन सब योगों की वजह से, टाइमिंग तो दिया नहीं गया, हम लगा नहीं सकते, मगर योगों के बेसिस पर अगर हम देखते हैं, इनकी कुंडली में ब्लाइंड होने के योग पूरी तरह से हैं। अब हम देखते हैं इसको, हम भृगु नंदी नाड़ी से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यह है ग्लेकोमा, जो हमने पढ़ाया था ना, बिल्टअप ऑफ एक्वेस ह्यूमर, जिसके वजह से ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाते हैं, उसके ऊपर है। देखिए, बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है, मेल नेटिव है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है, एनाम्स ट्रू लहरी है, लगन है 8 डिग्री 12 मिनट कैप्रिकॉन। इनको क्या हुआ था 2013 के टुवर्ड्स एंड ग्लाइकोमा ट्रिगर हुआ था। सबसे पहले देखते हैं भृगु नंदी नाड़ी में क्या है। तो ओरिजिनल भृगु नंदी नाड़ी में हम देखते हैं कारकत्व के वाइज। सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखते हैं, एग्जल्टेड है, बहुत बढ़िया, खुश हो गए हम। मगर देखिए ये सूर्य जो है ना, सबसे पहले तो शनि मंगल दो दो मेलिफिक के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि सीधा सूर्य पे है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो पांचवी दृष्टि राहु की सूर्य पर है, सूर्य पीड़ित है। सेकंड चीज, चंद्रमा को देखते हैं, ये तो सारे के सारे मेलिफिक के त्रिकोण में है, तो चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। वीनस मरकरी को देखते हैं, इनकी पोजीशनिंग क्वाइट बेटर है सूर्य और चंद्रमा से, बट ये शत्रु और पाप कर्तरी हैं, तो प्राइमरीली सन एंड मून पीड़ित है, मरकरी वीनस सेकेंडरीली पीड़ित है। ठीक है, इनकी जो ये योग बना रहा है, देखिए लिक्विड डिपोजिट हुआ है, तो दो चीजों में हमको ध्यान रखना है, चंद्रमा पे वीनस पे, क्योंकि ये दोनों लिक्विड पे डील होता है। चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, वीनस पार्शियली पीड़ित है, योग बना रहा है। ट्रांजिट में ये कैसे फलीभूत हुआ वो देखिए। चलिए, जब ट्रांजिट आती है स्लो मूविंग प्लैनेट्स की देखती है मेलिफिक की, शनि 10वें भाव से जा रहा था लिब्रा साइन से, शनि की सीधा दृष्टि सूर्य पे था, पीड़ित। ठीक है, केतु को अगर देखें, मेष राशि से जा रहा था, सूर्य को पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा जो कि ऑलरेडी पूरा पीड़ित है, उसको त्रिकोण से पीड़ित कर रहा है। बीइंग रेट्रोग्रेड प्लैनेट moving towards Pisces sign, 50% aspect to its sign is affecting Mercury and Venus. ट्रांजिट में पीड़ित हुआ। प्रोग्रेशन में देखते हैं, पहला राउंड समाप्त नहीं हुआ है। अगर माइनर प्रोग्रेशन में जाएं, राहु केतु एक्सिस जो है लिब्रा और एरिस पे था इन 2013 एंड, तो उसमें क्या हुआ, देखिए यही केतु एरिस साइन में सूर्य को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, अगेन इट्स 50% एस्पेक्ट से वो पाइसेस साइन में बैठा हुआ मरकरी वीनस को पीड़ित कर रहा है। तो भृगु नंदी नाड़ी से क्लियर कटली, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, नेटल चार्ट ट्रांजिट चार्ट प्रोग्रेशन से टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2013 ग्लाइकोमा ट्रिगर्ड होना हमको दिख रहा है। एग्जांपल 3 देखते हैं, ये कैटरेक्ट का है, फीमेल नेटिव है, बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है, लॉन्गिट्यूड है 75 डिग्री 22 मिनट ईस्ट, लैटिट्यूड है 32 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ, एनाम से ट्रू लहरी, लगन है 2 डिग्री 17 मिनट पाइसेस। इनको क्या हुआ था 2009 में कैटरेक्ट जनित ऑपरेशन हुई थी, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा और वीनस के प्रत्यंतर दशा में। इसको हम पराशरी सिस्टम से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट्स। देखिए, सबसे पहले भावों को देखना है, लगन मजबूत है, नो प्रॉब्लम, तो डीजीज अगर आएगा भी सही भी हो जाएगा। सेकंड चीज है, इनकी अगर हम सेकंड हाउस को देखते हैं, सेकंड का लॉर्ड मंगल है, वेल प्लेस्ड है, खुश हो गए, मगर सेकंड भाव में कौन बैठा है, केतु। शनि अकारक है कुंडली में, एकादशेश भावत भाव में लगाएंगे तो 11वां भाव मेटालिस्टिक के लिए अच्छा है, मगर छठे भाव से छठा है, रोग देने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 12th लॉर्ड है, लग्न का क्षय है, उसकी दृष्टि जा रही है सीधा सीधा एरिस साइन जो कि सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस हो गया पीड़ित। 12th हाउस अगर देखेंगे तो 12th हाउस लॉर्ड हो गया शनि, वेल प्लेस्ड है, शत्रु राशि में, मगर इतना भी पीड़ित नहीं है, सेकंड हाउस ज्यादा पीड़ित है। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स को, सूर्य की स्थिति देखते हैं, वृश्चिक राशि में है, मरकरी के साथ बैठा है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी जो त्रिकोण का तो नहीं, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, मगर सूर्य 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है, मगर नेचुरल कैरेक्टर में इतना हैम्पर नहीं आएगा, क्योंकि इतना मेलिफिक के इन्फ्लुएंस वो नहीं है। चंद्रमा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित है, अष्टम भाव में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, इसको कोई बचने का उपाय नहीं है, चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। मरकर की बात करें, ठीक ठाक है, नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक स्टेप। शुक्र की अगर बात करें, क्योंकि शुक्र हमको फाइन ट्यूनिंग देता है किसी भी चीज को क्लियर कट विजन देखने में, शुक्र यहाँ पे 7वें भाव में पीड़ित है, पहली बात, नीच राशि में है, शनि जो कि 12th लॉर्ड है उससे दृष्ट है, अष्टमेश भी है, अष्टमेश होके मारक बाधक भाग में बैठ
के लगन को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, तो शुक्र डिजीज दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यही शुक्र अगर दृष्कांण चार्ट में देखें ना, दृष्कांण चार्ट में 8वें भाव में लिब्रा साइन आ रहा है, ये 22nd दृष्कांण यानी कि खरा दृष्कांण का स्वामी है। नवांश में यही शुक्र का राशि लिब्रा साइन चौथे भाव में आ रही है, ये 64th नवांश का स्वामी है। जो दृष्कांण का 22nd दृष्कांण का स्वामी है, 64th नवांश का स्वामी है, बर्थ चार्ट में अकारक होके अष्टम भाव का भी स्वामी है, ये मृत्यु दृष्कांण में है, ये सब मानेंगे, और सप्तम भाव में बैठा है। शुक्र के रिलेटेड डिजीज अगर इनको होगा तो वो परमानेंटली चलेगा, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब देखते हैं दशा और ट्रांजिट कैसे काम किया। दशा तो क्लियर कट हमको दिख रहा है, शनि पूरी तरह से पीड़ित कर रहा है। प्रत्यंत अंतरदशा भी शनि का है, प्रत्यंतर दशा शुक्र का है, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया, वो मृत्यु दृष्कांण का स्वामी है। ट्रांजिट में कैसे एक्ट किया देखिए। सबसे पहले शनि को देखते हैं, वो महादशा स्वामी भी है, स्लो मूविंग प्लैनेट भी है, छठे भाव में बैठा है। स्लो मूविंग प्लैनेट छठा भाव में, छठा भाव फुली एक्टिवेटेड। जुपिटर लग्नेश होकर 12th हाउस में चला गया, तो 12th हाउस में एक स्लो मूविंग प्लैनेट 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। थ्योरी ऑफ डबल ट्रांजिट लगाते हैं। सैटर्न छठे भाव से बैठ के 12वें को देख रहा है, 12वें से जुपिटर 7वें भाव, 7वें दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। सैटर्न की तीसरी दृष्टि है 8वें भाव में, बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट है 8वें भाव में। तो सैटर्न जुपिटर डबल ट्रांजिट से 6, 8, 12 कनेक्टेड हो रहे हैं। इसके वजह से इनको 2009 में सटन्स महादशा, सटन्स अंतरदशा, वीनस के प्रत्यर्दशा, अंतरदशा और इस ट्रांजिट के बदौलत इनको कैटरैक्ट जनित बीमारी से इनकी आंखों की ऑपरेशन होनी पड़ी थी। अब हम एग्जांपल 4 देखते हैं, मायोपिया। ये कॉमन केस है, मैक्सिमम इसी से पीड़ित होते हैं। बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है, लॉन्गिट्यूड 92 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, लैटिट्यूड है 26 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ, नाम से ट्रू लेरी लगन है 19 डिग्री 27 मिनट वर्गो। इनकी 2009-10 ये जो साल है, इनमें मायोपिया और ड्राई आइज रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हुई, जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। इसको हम मीना नाड़ी से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिनको मीना नाड़ी पता नहीं है, सबसे पहले हमारे इस चैनल में फंडामेंटल्स ऑफ मीना नाड़ी वीडियो है, आप इसको देखिए, समझ सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देता हूं। देखिए, लगन देखते हैं। लगन का स्वामी है मरकरी। मरकरी यहाँ पे 4 डिग्री लियो पे मघा नक्षत्र में, स्वामी है केतु। तो पहले भाव का जो जीव हो गया वो पीड़ित है। केतु का नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु यहाँ पे 9 डिग्री एक्वेरियस यानी कि शतभिषक नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में। राहु खुद 12वें भाव में बैठा है। तो इस केस में पहले भाव का जीव और शरीर दोनों पीड़ित हो गए। जीव शरीर क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ मीना नाड़ी देख लीजिए, समझ जाएंगे। सेकंड हाउस पे आते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड है शुक्र। शुक्र यहाँ पे 23 डिग्री जेमिनी पुनर्वसु नक्षत्र में, स्वामी कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, तो सेकंड हाउस का जीव स्ट्रॉन्ग हो गया। जुपिटर किसका नक्षत्र में है? जुपिटर 4 डिग्री पाइसेस यानी कि ये शनि के नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद। शनि यहाँ पे रोगेश होकर अष्टम में बैठा है, नीच राशि में। तो सेकेंड हाउस का शरीर पीड़ित हो गया। जीव अच्छा है, शरीर पीड़ित है, तो सेकेंड हाउस 50% एफेक्ट हो गया। 12th हाउस आते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड है सूर्य। सूर्य किसका नक्षत्र में है? 16 डिग्री कैंसर, ये पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में है। शनि रोगेश होकर अष्टम में नीच है। 12th भाव का जीव पीड़ित हुआ। अब शनि किसका नक्षत्र में? शनि है 10 डिग्री एरीज यानी कि अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में। केतु छठे भाव में बैठा है, तो 12th भाव का जो शरीर है वो भी पीड़ित हो गया। यानी कि 12th, अगर हम लगन सेकंड 12th भाव देखें, लगन एफेक्टेड, सेकंड भाव 50% वीक, और जो 12th भाव है वो 100% वीक है। ये हो गए भाव। अब प्लैनेट्स पे आते हैं। सूर्य को देखते हैं। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। अब शनि अष्टम में बैठा है रोगेश होके, सूर्य पीड़ित है। चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा 4 डिग्री स्कॉर्पियो में है, अनुराधा नक्षत्र में। तो उसके स्वामी भी शनि है, अष्टम में बैठा है रोगेश होके। सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हो गए। मरकरी पे आते हैं। मरकरी नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है, छठे में बैठा है, तो मरकरी भी पीड़ित है। शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र यहाँ पे नक्षत्र लेवल पे पीड़ित नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति वेल प्लेस्ड है। मगर बैठा किसके साथ है? सबसे अकारक
कुंडली का, मंगल उसी के साथ क्लोज कंजंक्शन में है, 23 डिग्री, मंगल 24 डिग्री। तो इसका वजह से इनके कुंडली में सेकंड भाव 50% अफेक्टेड है, मगर बाकी सारे के सारे प्लैनेट फुल्ली अफेक्टेड, ये हमको पता चल रहा है। अब टाइमिंग पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इनकी शनि के महादशा और मंगल के अंतर्दशा में हुआ है। सबसे पहले शनि 5th और 6th लॉर्ड होके 8th में बैठा है। प्राइमरीली 5, 6, 8 भाव एक्टिवेट हुए। शनि जो है अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, वो छठे में बैठा है, डिस्पोजिटर उसका शनि खुद अष्टम में है, तो 6, 8 भाव सेकेंडरी लेवल पे एक्टिवेट हुआ। अब देखते हैं शनि किसके सब लॉर्ड है, कौन है, शनि खुद के सब में है, तो अगेन 5, 6, 8 एक्टिवेट हुए। तो हम देख रहे हैं कि महादशा में, शनि की महादशा में 6, 8 भाव प्लैनेट नक्षत्र सब लॉर्ड 3 लेवल पे एक्टिवेटेड है। अंतरदशा पे आते हैं। सबसे बढ़िया जो अकारक है कुंडली में, सबसे खतरनाक मार्स, उसकी अंतरदशा में हुई है। अंतरदशा स्वामी जो मार्स है, तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में बैठा है, तो 3, 8, 10 प्राइमरी हो गया। अब मंगल किसके नक्षत्र में है, मंगल अगर देखें बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होकर 7th में वेल प्लेस्ड है। हम खुश हो गए, मगर नहीं, ये बृहस्पति बाधकेश और मार्केश है। जब कभी भी हेल्थ की प्रोस्पेक्टिव डिस्कशन किया जाएगा, बाधकेश मार्केश हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहते, तो 7th भाव थोड़ी सी दिक्कत देगा। अब मार्स किसके सबलॉर्ड में, देखिए मरकरी के सबलॉर्ड में है, बहुत अच्छा है, मगर मरकरी यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है, तो अंतरदशा लेवल पे 8, 7, 12 एक्टिवेट हो गया। इसको अगर ट्रांजिट सपोर्ट कर गया तो आई प्रॉब्लम देगा, ट्रांजिट नहीं करेगा तो नहीं देगा। अब ट्रांजिट देखते हैं क्या चल रहा है। उस टाइम पे जो ट्रांजिट था स्लो मूविंग प्लैनेट्स की, देखिए जुपिटर धनिष्ठ नक्षत्र से जा रहा था, स्वामी कौन है, मंगल 8th लॉर्ड है। शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जा रहा था, सूर्य क्या है, 12th लॉर्ड है। राहु उत्तराषाढ़ नक्षत्र से जा रहा था, सूर्य का नक्षत्र है, 12th लॉर्ड है। केतु जो है पुनर्वसु नक्षत्र से जा रहा था, जो कि मार्केश और बाधकेश था। क्योंकि दशा अंतरदशा डिजिट दिखा रहा है, और जो ट्रांजिट है ये सारा का सारा हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से अकारक भाव के स्वामियों से जा रहा था। इसके वजह से इनको टुवर्ड्स द 2009-10 के आसपास कंटिन्यूअली इनको मायोपिया और ड्राई आइज रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जो अभी तक चल रही है। अब हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए, रेमेडियल मेजर्स पर आते हैं। देखिए सबसे पहले आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। हम आजकल के जनरेशन में ये तो कोई खाता नहीं, सब वही बिरयानी या फिर सब मांस मछली तो कॉमन हो गया आजकल। तो इनके अलावा अगर हम स्पिनच, पालक हो गया, गाजर हो गया, कंदमूल हो गया, पपाया, मैंगो, टमाटो, अगर ये रेगुलर इंटरवल में जो अवेलेबिलिटी है अपने हिसाब से अगर कंज्यूम करते हैं रेगुलरली, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी, जिससे हमारी आंखें सही रहेंगी नेचुरली। हमारा आज्ञा चक्र होता है, दोनों आईब्रोज के बीच में है। जब कभी भी आज्ञा चक्र में किसी वजह से डिस्टरबेंस आ जाती है तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि सब टेस्टिंग सही है मगर तब भी आई में दिक्कत आ रही है, तो अमेथिस्ट क्रिस्टल लेंगे, उसको आगे रखेंगे, उस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे और 20-30 मिनट तक एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे बाय फोकसिंग आवर विजन ऑन दैट अमेथिस्ट क्रिस्टल। उस क्रिस्टल से जो किरणें निकलेंगे वो हमारे आंखों में घुसेंगे और हमारे जो आज्ञा चक्र है उसको एक्टिवेट कर देंगे। अगर आज्ञा चक्र में डिस्टर्बेंस के वजह से आपको आई प्रॉब्लम आ रही है, तो अमेथिस्ट क्रिस्टल के सहायता से आप थ्रू इट्स मेडिटेशन आप आज्ञा चक्र रिलेटेड, थर्ड आई चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरी है रेमेडियल मेजर्स थ्रू जेमस्टोन। सबसे पहले आप हमारे वीडियो जेमस्टोन प्रिकॉशन इस चैनल पे है, देखिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जेमस्टोन से रिलीफ मिल सकता है, ये है, बट हमको ये ध्यान में रखना है। और किसका किसका जेमस्टोन यूज करेंगे, सन के लिए रूबी, मून का पर्ल, मरकरी एमरल्ड, वीनस एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड। मगर जेमस्टोन रिकमेंड करने से पहले अगर हम कुंडली का एनालिसिस ना करें, सपोज सूर्य पीड़ित है मगर फंक्शनल मेलेफिक है, उसके जेमस्टोन पहनवा दिए तो डिजीज सही होने की वजह बढ़ जाएगा। इसके वजह से जेमस्टोन रिकमेंडेशन करने से पहले सबसे पहले हमको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। देखिए हमारे एक ऑथर है एन शाह, स्टेलर हीलिंग उनका नाम है। सर फिर से शुरू करूंगा स्लाइड। ऑथर एन शाह, उनके जो बुक है स्टेलर हीलिंग, क्योर एंड कंट्रोल डिजीजेस थ्रू जेम्स, पब्लिश्ड बाय सागर पब्लिकेशन। इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स से कैसे आई डिजीज को फाइट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। जैसे कि कैटरैक्ट किसी को हो गया, उसके अगर हेल्प चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो रूबी, एमराल्ड और पर्ल की
वो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। मायोपिया अगर किसी को है, उसको फाइट करने के लिए रूबी एमराल्ड पर्ल की वो यूज कर सकते हैं। हाइपरोपिया की प्रॉब्लम है तो रूबी एमराल्ड पर्ल की यूज कर सकते हैं। एस्टिग्मेटिज्म के लिए रेड कोरल प्लस व्हाइट पर्ल की यूज कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को अगर दूर करना हो तो एमराल्ड, व्हाइट पर्ल और डायमंड का यूज कर सकते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस को सही करने के लिए रेड कोरल और व्हाइट पर्ल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से आपको बोलूंगा कि ब्लाइंडली आप सजेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले हमारे जेमस्टोन प्रिकॉशन वाली वीडियो देखिए और उसके बाद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन के बाद ही इसको सजेस्ट कीजिएगा। मन ही मन नहीं पहन दीजिएगा, वरना आप कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, अब मंत्र पे आते हैं। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद के चक्षुपनिषद में चक्षुषी विद्या, इसकी जो स्तोत्र है वो दिया गया है। ये स्तोत्र को अगर रेगुलरली परिवार के कोई भी सदस्य हो, चाहे हम खुद भी हों, खुद तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सूर्योदय के टाइम अगर ये पढ़ते हैं, हम सूर्य को पढ़ने के बाद सूर्य का अर्घ या फिर जल अर्पण करते हैं, और जब जल हम अर्पण करते हैं तो उस जल के थ्रू सूर्य के जो किरणें अगर हमारे आंखों में आते हैं ये मंत्र पढ़ने के बाद, तो इसमें ये लिखा गया है कि अगर ये रेगुलरली एक प्रैक्टिस बनाया जाए तो उनके वंश में जितने भी आय के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनमें उनको काफी राहत मिलती है, और फ्यूचर जनरेशन में भी आय रिलेटेड डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है एज पर द टेक्स्ट गिवन बाय इट। अब एक्सेप्शनल वर्ड जो है ना यहाँ बहुत छोटा हो जाता है। मतलब मैं अगर बोलूं कि ये बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार वीडियो था, ये बहुत छोटी बात होगी। ये मोर देन एक्सेप्शनल 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 वीडियो। शायद ही कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब पे इस प्रकार से पूरी डिटेलिंग के साथ होगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज की तरफ आपको और चीज बताता हूँ कि मैंने इनको भृगुनंदी नाड़ी का जो एडवांस कोर्स किया और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उसी के थ्रू मैंने इनको देखना सिखाया। पर कुमार की विशेषता यह है कि ये बच्चा इतना अच्छा विद्वान है, इतनी अच्छी नॉलेज रखता है कि यहाँ पर आपको 4 अलग अलग पैटर्न से इन्होंने कुंडली देखकर बताई, जिसमें एक योगों के आधार पर, फिर भृगुनंदी नाड़ी के आधार पर, फिर आपको वैदिक पराशरी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, फिर मीना नाड़ी के आधार पर। उसके साथ साथ जो और मटेरियल दिया है ये सब एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली हार्ड वर्क इसी बच्चे का है, बहुत ही बढ़िया। भगवान करे आने वाले समय में इनको वो मान सम्मान और हर वो जगह स्थान प्राप्त हो जो किसी भी बेस्ट टू बेस्ट एस्ट्रोलॉजर को आज तक मिला हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको बहुत बहुत सफलता दे। एक बहुत 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 शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और उनका मोबाइल नंबर है, कंसल्टेंसी के लिए आप इनको डायरेक्टली अप्रोच करें। ही इज एक्सेप्शनली गुड एस्ट्रोलॉजर। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।